जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 23वां वीडियो है और आज का टॉपिक है राजनीतिक अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल एटीट्यूड कहते हैं। आइए समझते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड होता क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति होती क्या है। हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल एटीट्यूड और एथिकल एटीट्यूड प्रोमिनेंट यानी प्रमुख रूप से मेंशन किया गया है, इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हम लोग ने एथिकल एटीट्यूड के संबंध में एक डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। मैंने पिछले वाले नहीं, जितने भी पिछले लेक्चर हैं उसका हम लोगों ने डिटेल अध्ययन कर रखा है एथिकल एटीट्यूड का। तो यहाँ पर हम उस चीज़ का दोहराव नहीं करेंगे, फालतू का समय बर्बाद होगा। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल एटीट्यूड का अध्ययन करेंगे। ये जो एटीट्यूड है पॉलिटिकल के प्रति क्या है, इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। हालांकि हम एटीट्यूड को राजनीति के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ सकते हैं। संस्कृति के क्षेत्र में क्या होगा, समाज के क्षेत्र में क्या होगा, खेल के क्षेत्रों में क्या होगा, तो इन सब क्षेत्रों में इस चीज़ को, इस एटीट्यूड को जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल और इथिकल एटीट्यूड की बात की गई है, इसलिए हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड होता क्या है। पॉलिटिकल एटीट्यूड, जिसे हिंदी में राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं, यानी कि ऐसी अभिवृत्तियाँ जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी होती है, उसे हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र का मतलब हो गया कि राजनीतिक संस्थाएं, व्यक्ति और संगठन, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक संगठन के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, वही पॉलिटिकल एटीट्यूड कहता है। ये एटीट्यूड सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, तटस्थ भी हो सकते हैं और मध्यम स्तर के भी हो सकते हैं। तो इन सब के संबंध में हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। हालांकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल एटीट्यूड ही क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, यानी सरकार का हिस्सा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का हिस्सा है, तो आपको पॉलिटिकल एटीट्यूड के संबंध में जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसके अंग हैं। गवर्नमेंट में हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, बट आप भी इनके हिस्से होते हैं प्रशासन के, तो आप हिस्से होंगे ही होंगे अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, ये जो हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये जो लोकतंत्र बना है लोगों के द्वारा बना है। ये लोकतंत्र कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो लोग हैं, इनकी अभिवृत्तियाँ लोकतंत्र के प्रति कैसी है, इनकी अभिवृत्तियाँ लोकतंत्र के प्रति कैसी है। अगर यहाँ पर हम लोकतंत्र को और विस्तार दें तो हम लोग देखेंगे कि राजनीति के प्रति कैसी है, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत ही राजनीति आती है। तो और भी इसको आगे विस्तार करके देखें तो हम देखेंगे कि हमारी राजनीति के प्रति कैसी एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोगों की अभिवृत्ति कैसी है। लोगों की अभिवृत्ति में आप भी शामिल है। यहाँ मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो आप भी शामिल है, जब तक आप सिविल सर्वेंट बन नहीं जाते हैं। लेकिन जब तक आप सिविल सर्वेंट बन नहीं जाते, लेकिन आप जब सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके प्रशासन पर पड़ेगा। हालांकि एज ए सिविल सर्वेंट आपसे तटस्थता की उम्मीद की जाती है कि आप किसी की ओर झुकेंगे नहीं, किसी आइडियोलॉजी के प्रति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपका झुकाव नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल एटीट्यूड का प्रभाव आप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होगा ही होगा। जब आप सिविल सर्वेंट या आम आदमी हैं तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट आपसे तटस्थता की उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और हम राजनीतिक अभिवृत्तियों की बात कर रहे थे, यानी कि हम लोग राजनीतिक अभिवृत्तियों की बात कर रहे थे। जो राजनीतिक वृत्तियां हैं, ये इसके अंतर्गत जो भी राजनीतिक वृत्तियां हैं वो मूलतः राजनीति से जुड़ी हुई है। वृत्तियों को हम लोग अभिवृत्ति समझेंगे, जो वृत्तियां हैं उसको हम लोग अभिवृत्ति समझेंगे। जो राजनीतिक वृत्तियां हैं वो मूलतः राजनीति से जुड़ी हुई है। हमारी वृत्तियां हैं वो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी गतिविधियां हैं, सारी की सारी राजनीतिक वृत्तियों के अंतर्गत ही आएंगे। राजनीति के प्रति हमारी भावनाएं क्या है, हमारी गतिविधियाँ क्या है, हमारे विचार क्या हैं। और हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक अभिवृत्तियों में है कि लोकतंत्र की सफलता और असफलता लोकतंत्र के प्रति लोगों के अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता और असफलता लोकतंत्र के प्रति लोगों की अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। ये अभिवृत्ति व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हो सकता है और सामूहिक हो सकता है, लेकिन हम लोग भारत के स्तर पर सामूहिक अभिवृत्ति को देखेंगे। भारत के संदर्भ में सामूहिक अभिवृत्ति राजनीति के प्रति सकारात्मक
नहीं है। भारत में ज़्यादातर लोगों की अभिवृत्ति राजनीति के प्रति नकारात्मक है। सामूहिक अभिवृत्ति की बात करें तो भारत में राजनीतिक अभिवृत्ति के प्रति नकारात्मक है, यानी कि ये मान के चलते हैं भारतीय एक राजनीति बहुत गंदी जगह है। ये राजनीति काजल की कोठरी है। कितना भी सियाना आदमी हो, अगर इस काजल के कोठरी में जाएगा तो काला दाग लगेगा ही लगेगा उसमें। ये अच्छे लोगों की क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर बिना छल कपट किए सफलता मिल ही नहीं सकती। इसकी पूरी तरह अपराधीकरण हो गया है, राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया और आपको भी अपराधी बनना ही पड़ेगा इसमें सफलता पाने के लिए। ये सारी निगेटिव अभिवृत्तियाँ जो भी हैं, नकारात्मक अभिवृत्तियाँ हमारे दिमाग में भरी हुई है। इसी वजह से ये राजनीति जो है निगेटिव अर्थ, नकारात्मक अर्थ लिए हुए है और इस राजनीति शब्द को हम लोग आम बोल चाल की भाषा में भी यूज करते हैं और घर परिवार के मामलों में भी यूज करते हैं राजनीति शब्द को कि क्यों मेरे साथ राजनीति करो, ऐसा राजनीति मत करो। तो ये राजनीति निगेटिव अर्थ लिए हुई है जिसका उपयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर परिवार के मामलों में भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर राजनीति के प्रति जो हमारी निगेटिव धारणा बनी रही तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर राजनीति के प्रति जो हमारी निगेटिव धारणा बन चुकी है ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर दिखाई देती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये राजनीति में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं। अगर निगेटिव धारणा बनी रही, अगर मान के चलते हैं कि राजनीति के प्रति हमारी नकारात्मक धारणा बन ही रहे तो सरकार एवं लोकतंत्र का क्या होगा, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। उसके बाद लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि राजनीति में भाग लें। ऐसा ज़रूरी है ना कि लोकतंत्र में ज़रूरी है कि राजनीति में भाग लें। अगर राजनीति में भाग ले, इसमें भागीदारी निभाएं। भागीदारी निभाने का मतलब हो गया कि मतदान करें, मतदान से चुनाव भी लड़ें। अगर कोई मतदान कर रहा है, कोई चुनाव लड़ा तो ये भागीदारी के अंतर्गत आ गया। अगर कोई मतदान अगर कर रहा है, कोई चुनाव लड़ा, अगर चुनाव में कोई व्यक्ति हार गया तो हार गया तो वो वॉच डॉग का यानी विपक्ष की भूमिका निभाए, या जीत गया तो सरकार में शामिल होकर लोगों की सेवा करें। तो ये निगेटिव धारणा दूर करने के बाद ही ये सारी भागीदारी निभेगी सभी लोगों की। नहीं तो आप देखते हैं कि वोट परसेंटेज कितना कम होते जा रहा है, लोग राजनीतिक भागीदारी निभा ही नहीं रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि लोकतंत्र के प्रति निगेटिव धारणा या तटस्थ भावना है कि हम जाएंगे नहीं, हमें कोई मतलब ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। तो वो तटस्थता के अंतर्गत अगर निगेटिव भावना रहेगी तो हम लोग भागीदारी ही निभाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर निगेटिव धारणा बनी रहे तो सरकार और लोकतंत्र का क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये राजनीति के प्रति पॉजिटिव धारणा बनाए रखना जरूरी है। आगे देखते हैं। राजनीतिक अभिवृत्तियों के अंतर्गत हम देख रहे थे कि कैसे हम लोग राजनीति में अपना भागीदारी निभाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरी वृत्ति राजनीति के प्रति निगेटिव है, नकारात्मक है या है ही नहीं, यानी कि मैं तटस्थ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है सामाजिक दबाव के कारण या परिस्थितिगत के कारण, तो वहाँ मेरी भूमिका राजनीति में बहुत बेहतर नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि एटीट्यूड अपनी भूमिका अदा करता है, एटीट्यूड अपना हस्तक्षेप करता है। जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी का बिल्कुल ही पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं था, वो आराम से ये इस क्षेत्र के लिए नहीं बने थे। इस वजह से देखेंगे उनकी भूमिका उतनी राजनीति में महत्वपूर्ण नहीं रही। वहीं देखें कि मनमोहन सिंह, जिन्हें इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, मनमोहन सिंह बहुत ही एकेडमिक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो ये क्या हुआ, ये राजनीति में आए तो अपनी बेहतर छाप नहीं छोड़ पाए, अपनी बेहतर भूमिका नहीं अदा कर पाए। तो ये क्या हो रहा है कि मेरी ये राजनीति के प्रति निगेटिव अभिवृत्ति या उसमें राजनीति के प्रति कोई अभिवृत्ति है ही नहीं, यानी मैं तटस्थ हूँ, तो वहाँ पर मैं अच्छी भूमिका निभा नहीं पाऊँगा राजनीति में, क्योंकि मेरा एटीट्यूड या अपनी भूमिका निभा रहा है, एटीट्यूड में हस्तक्षेप करता है। लेकिन आगे देखें कि जैसे अगर प्रधानमंत्री बन भी गए, या राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बन गए या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन भी गए, तो जो भी होगा कि कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, आपस में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ संघर्ष के बाद द्वंद्व से मुक्त होते चले जाएंगे, पर मुझे अपने आप से लड़ाई लड़नी होगी इस द्वंद्व से मुक्ति के लिए।
आप देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि भारतीयों में सामूहिक जो अभिवृत्ति होती है नकारात्मक है, निगेटिव है। इस सामूहिक अभिवृत्ति जो कि निगेटिव है भारत में कहीं ना कहीं राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है। भारत में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको नुकसान पहुंचा रही है राजनीति। भले ही इस कारण से क्या होगा कि अगर आपके अंदर निगेटिव अभिवृत्ति है तो आप भले ही राजनीति से आंख मोड़ लें, ठीक है ना, आपके अंदर निगेटिव अभिवृत्ति है, आप राजनीति से आंख मोड़ेंगे, लेकिन राजनीति से भले ही आप आंखें मोड़ लें या आंखें फेर लें, लेकिन इसका प्रभाव, राजनीति के प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर शासन करते हैं दूसरे लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम स्वाभाविक है कि हमारा जो प्रशासन है पॉलिटिक्स के थ्रू ही संचालित हो रहा है, तो हम उससे बचेंगे कैसे, ठीक है ना। हम उनसे ही संचालित हो रहे हैं तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीति का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पड़ेगा। भले ही आप नेगेटिव एटीट्यूड रखें, तटस्थ रखें, आप भले ही आंखें फेर ले राजनीति से, लेकिन आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हर क्षण पड़ता है। आज यहाँ पर अच्छे लोग अपने आप को राजनीति से बचाएंगे। अगर अच्छे लोग जो भी है, बहुत अच्छे लोग जो काम करने वाले हैं, लोगों की भला करने वाले, अगर राजनीति से अपने आप को बचाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत लोगों का राजनीति में जमावड़ा हो जाएगा, भरमार हो जाएगा। इसलिए राजनीति कैसी भी हो उसे सकारात्मक तरीके से लेते हुए उसमें शामिल होया जाए, क्योंकि आप राजतंत्र में नहीं रहते हैं। राजतंत्र में राजा ही प्रमुख होता है। राजा की अभिवृत्ति सकारात्मक हुई तो राजनीति अच्छी हो जाएगी, राजा की अभिवृत्ति अगर नकारात्मक हुई तो राजनीति बुरी हो जाएगी। वहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति पर राजनीति निर्भर नहीं करती। आपके एटीट्यूड भले ही राजनीति के प्रति सकारात्मक हो, वहाँ कोई मायने नहीं रखता राजतंत्र में, ठीक है ना। जैसे कि लुई 14वां कहा था, आई एम द स्टेट, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई मैटर नहीं रहता। लेकिन आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको इसको सकारात्मक मानते हुए शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत लोगों का भरमार हो जाएगा, जमावड़ा हो जाएगा और वो लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, आपका शोषण करेंगे। अब देखते हैं कि राजनीतिक अभिवृत्ति है, इसको अभिव्यक्त कैसे करें, लोगों के सामने लाए कैसे। अभिवृत्ति राजनीतिक अभिवृत्ति है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि मेरी राजनीतिक अभिवृत्ति है, उसको देखेंगे अभी। और राजनीतिक में जो सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, जिसे इंग्लिश में आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या है उसको भी समझेंगे। जो अभिव्यक्त है मानी कि जैसे एटीट्यूड है और यहाँ आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। अभी समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और हम देखेंगे कि अपनी राजनीतिक अभिवृत्ति को हम लोग सामने लाते कैसे हैं, अभिव्यक्त कैसे करते हैं और सिद्धांत और आदर्श कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे आइडियोलॉजी को, एटीट्यूड को, तो हम बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो अभिवृत्ति है राजनीति के प्रति, रूढ़िवादी अभिवृत्ति है मेरे अंदर। मान के चलिए राजनीति के प्रति नहीं, सबसे पहले मान के चलते हैं कि मैं रूढ़िवादी अभिवृत्ति वाला व्यक्ति हूँ। मैं परंपराओं को, मैं धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जाति प्रथा को लेकर चलने वाला, मध्यकालीन मूल्यों को लेकर चलने वाला हूँ। मैं परिवर्तन में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, उस तरह से मैं रूढ़िवादी अभिवृत्ति का व्यक्ति हूँ। तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति की भी हैं, प्रगतिशील भी है, जो मतलब कि लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, तो वो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उस पार्टियों में मैं चुनाव करूंगा अपनी अभिवृत्ति के अनुसार कि मेरी अभिवृत्ति अगर रूढ़िवादी है तो मुझे रूढ़िवादी पार्टियां ही पसंद आएगी, ठीक है ना। मेरी अभिवृत्ति अगर रूढ़िवादी है तो मान के चलिए ABC 3 पार्टियाँ हैं, ये रूढ़िवादी पार्टी, ABC DEF बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सब में ABC जो है रूढ़िवादी पार्टी है, 3 रूढ़िवादी पार्टी है। तो मैं इन तीनों में ही अपना चुनाव करूंगा, क्योंकि मेरी अभिवृत्ति रूढ़िवादी है तो मैं रूढ़िवादी पार्टियों के प्रति मेरा रुझान अपने आप हो जाएगा। तो मान लीजिए कि DEF प्रगतिशील पार्टी है तो मैं इसको नकार दूंगा। मैं इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करूंगा और इन तीनों में भी देखेंगे कि इन तीनों में मैं किसको वोट दूंगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरा झुकाव किस तरफ है, धर्म के प्रति है, धर्म किसी खास धर्म के प्रति है, या संस्कृति के प्रति है, या जाति के प्रति है। 3 रूढ़िवादी पार्टियां हैं, तीनों रूढ़ी पार्टियां अलग अलग सिद्धांत लेकर अपने को चलती है। जैसे मान लिया A रूढ़िवादी पार्टी है, वो खास धर्म को लेकर चलती है। B रूढ़िवादी पार्टी है, वो सभी धर्मों को लेकर चलती है लेकिन किसी खास धर्म के प्रति झुकाव रखती है। C रूढ़िवादी पार्टी है जो जाति को लेकर चलती है, संस्कृति को लेकर चलती है। तो मैं देखूंगा कि मेरे अंदर कौन सा तत्व है। लेकिन मान के चलिए कि मैं जातिवादी हूँ तो मैं C पार्टी को पसंद करूँगा और C पार्टी को ही वोट दूंगा, ठीक है ना, और मैं इसका ही फॉलोअर हूँगा। तो जो
पार्टी का जो चुनाव किया जाता है, जो पार्टी का चुनाव होता है, ये जो अपने एटीट्यूड के हिसाब से हो रहा है कि जैसे कि मैं अपने किस दल को अपना चुनाव करूँगा, ये अभिवृत्ति के हिसाब से होगा कि मेरी जो अभिवृत्ति रूढ़िवादी है तो मैं रूढ़िवादी दलों को चुनाव करूँगा। और ये रूढ़िवादी दल किस तत्व को लेकर चल रहे हैं, धार्मिक तत्व को लेकर चल रहे हैं, प्रगतिशील तत्व को लेकर चल रहे हैं, जातिवादी तत्वों को लेकर चल रहा है। तो मेरे अंदर अगर मान लिया जातिवादी तत्व है तो मैं सी पार्टी को चुनाव करूँगा और सी पार्टी को ही वोट दूंगा। तो वोट यहाँ कैसे हो रहा है, वोट मैं आइडियोलॉजी के हिसाब से दूंगा कि मेरे अंदर कौन सा तत्व विद्यमान है। आइडियोलॉजी यही हो गया कि मेरे अंदर जातिवादी तत्व है, धार्मिक तत्व है, मैं किसकी और मेरे अंदर सांस्कृतिक तत्व है। तो जो दल जिस तत्व को लेकर चलेगी मेरा झुकाव उसके ओर चला जाएगा। जो मेरे अंदर मान लिया मेरे अंदर जो तत्व होगा और वही कोई दल है उस तत्व को लेकर चल रही है तो मैं उस दल को वोट दूंगा। ठीक है ना। तो ये रही आइडियोलॉजी और ये रहा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड और आइडियोलॉजी में फ़र्क होता है। और किसी पार्टी के मान लिया 1 लाख फॉलोअर है तो उसका फॉलोअर का चुनाव फॉलोअर कैसे उस पार्टी को चुनेंगे, तो वो उनके अंदर जो तत्व विद्यमान होगा उसके हिसाब से, यानी कि आइडियोलॉजी के हिसाब से फॉलोअर बनते हैं। ठीक है ना। आइडियोलॉजी के हिसाब से फॉलोअर बनते हैं और उसी के हिसाब से अपने राजनीतिक दलों का चुनाव करते हैं। तो ये रहा एटीट्यूड मेरा रहा कि मैं रूढ़िवादी एटीट्यूड रहा कि मेरा एटीट्यूड रूढ़िवादी रहा, इसलिए मैंने रूढ़िवादी पार्टी का चुनाव किया। और उस रूढ़िवादी पार्टी में भी मेरी आइडियोलॉजी जाति के प्रति है या धर्म के प्रति या संस्कृति के प्रति है। अगर मेरी अभिवृत्ति अगर जाति के प्रति है तो मैं उस जाति वाली पार्टी का चुनाव करूँगा। तो आइडियोलॉजी कहला गया। तो जाति वाला तत्व मेरे अंदर प्रमुख है तो आइडियोलॉजी हो गया। ठीक है ना। ये रहा आइडियोलॉजी और एटीट्यूड में फ़र्क। और हम अपने अभिवृत्ति को कैसे व्यक्त करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। अपने एटीट्यूड के हिसाब से अपनी पार्टी का चुनाव करते हैं, इसी तरह हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये रहा एटीट्यूड और आइडियोलॉजी में फ़र्क, अपने एटीट्यूड को कैसे व्यक्त करते हैं। अभी और देखते हैं इसके आगे। आइए अब देखते हैं कि मूल राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, बेसिक पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। इसकी शुरुआत हम लोग विभाजन करके पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि रूढ़िवादी अभिवृत्ति और उदारवादी अभिवृत्ति में क्या फ़र्क होता है। रूढ़िवादी अभिवृत्ति के लोग यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि मध्यकालीन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। जिन व्यक्तियों का अगर रूढ़िवादी अभिवृत्ति है पॉलिटिकल एटीट्यूड के प्रति, वे मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं जो मध्यकालीन से जुड़ी हुई है, मध्यकालीन समय से जुड़ी हुई है। इनका रुझान धर्म और प्रथा के प्रति होता है। ये परंपराओं के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वृद्ध वर्ग, धार्मिक वर्ग, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं, अशिक्षित वर्ग के लोग शामिल होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी इन लोगों को जब टारगेट करेगी वोट अपने पार्टी को दिलवाने के लिए, तो भाषा और क्षेत्र के नाम पर इनके सामने प्रस्ताव रखेगी। भाषा और क्षेत्र के आधार पर रूढ़िवादी वर्ग से राजनीतिक दल अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेगी, यानी कि उनको भाषा और क्षेत्र के नाम पर इमोशनल कैप्चर करती है, उनके इमोशंस को कैप्चर करती है अगर रूढ़िवादी अभिवृत्ति के लोग हैं तो। अगर वहीं उदारवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उदारवादी प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि वो जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, धर्म को स्वीकार नहीं करता है, विकास को मायने रखता है, उसके लिए डेवलपमेंट मायने रखता है, मॉडर्न वैल्यूज़ मायने रखता है, आधुनिकता मायने रखती है, लॉजिकल मायने रखता है, वैज्ञानिक चेतना मायने रखती है, वो उदारवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जिनमें जो परिवर्तन को महत्व देते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, धर्म संभाव उनके अंतर्गत होता है। ये परंपराओं को लेकर नहीं चलते हैं, ये चीज़ों को तार्किक आधार पर स्वीकार करते हैं, जिसमें युवा वर्ग, तार्किक लोग और शहरी पृष्ठभूमि के लोग शामिल है जिनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इनको जाति और क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट मांगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। अगर वो वहीं विकास की बात करें, ज्ञान की बात करें या अलग अलग चीज़ें जो आधुनिकता से जुड़ी उससे बात करें तो ये लोग उस पार्टी को वोट देंगे जो कि तार्किकता, वैज्ञानिकता ली हुई है। तो ये उदारवादी हो गया, ये रूढ़िवादी अभिवृत्ति हो गया। इसके आधार पर हमारे समाज में पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है। उसके बाद दक्षिणपंथी और वामपंथी देखते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग और लेफ्ट विंग। रूढ़िवादी विचारों के जो होता है उसकी चरम स्थिति है। दक्षिणपंथी को आप लोग रूढ़िवादी विचारों से जोड़ सकते
सकते हैं। ये धर्म, नस्ल, भाषा और जाति को महत्व देते हैं, अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं। जैसे हिटलर था, वो आर्य नस्ल की बात करता था, आर्य रक्त की बात करता था। तो ये राइट विंग हो गया, ये राष्ट्रवाद को ज़्यादा मायने रखेंगे, भावनाएं उभारेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर। वहीं अगर लेफ्ट विंग है, उदारवादी एटीट्यूड का ये चरम स्तर है। इस लेफ्ट विंग को हम लोग उदारवादी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। ये धर्म को किनारे करते हैं, ये कुछ मायनों में, ये बहुत मायनों में प्रगतिशील होते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वे लेफ्ट विंग ही हैं। आइए अब देखते हैं कि व्यक्ति आधारित या मुद्दा आधारित राजनीतिक अभिवृत्तियां। मूल राजनीतिक अभिवृत्तियों में हम आगे देखते हैं व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति और मुद्दा केंद्रित राजनीति, यानी मुद्दा मतलब विषय केंद्रित राजनीति। व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति पर्सनालिटी सेंटर्ड राजनीति, उसको कहते हैं ऐसी राजनीति जो पूरी तरह से व्यक्तित्व पर आधारित हो। यानी कि व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति उस राजनीति को कहते हैं जो पूरी तरह से व्यक्तित्व पर आधारित हो। भारत में ज़्यादातर राजनीति व्यक्तित्व केंद्रित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कांग्रेस का। जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे और सत्ता में बने रहे और जीत कर आते रहे। उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को नापसंद करते थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ जाती थी और वो कांग्रेस पार्टी को नापसंद करते हुए भी वोट देते थे। उसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत तौर पर लोग पसंद करते थे इंदिरा गांधी के समय, लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पसंद करने के कारण हम देखेंगे कि जब उनकी हत्या हुई तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ा था। ये करिश्माई व्यक्तित्व का ही उदाहरण है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी का ही उदाहरण है। और वर्तमान में देखें तो मोदी जी जो कि बीजेपी को बहुत दिनों बाद एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। बहुत दिनों बाद कोई एक पार्टी जो है लगातार 10 वर्षों तक बहुमत में रही। इस मोदी जी के कारण ही ये बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर आई। अगर बीजेपी को कोई नापसंद करता भी है तब भी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ जाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि जिनके जो अच्छे राजनेता नहीं हैं वो भी पार हो जाते हैं मोदी लहर में। जैसे कि बहुत सारे भोजपुरी गायक हैं जो मोदी लहर में पार हो गए, जिसे भोजपुरी में हम लोग ढोड़ा मंगरू कहते हैं। ढोड़ा मंगरू भी पार हो गया, यानी कि ये अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। बहुत सारे भोजपुरी गायक मोदी लहर में पार हो गए, संसद बन गए, संसद में पहुँचकर सांसद बन गए। ठीक है ना, ये मोदी लहर का ही कारण है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति केंद्रीकृत राजनीति होती है वो मुद्दों से हट के होती है, यानी कि मुद्दों को किनारे कर देते हैं जहाँ पर विकास का कोई संभावना नहीं होता है, जिससे विकास रुक जाता है। इस तरह की राजनीति में इस तरह की राजनीति को पसंद करने वाले लोगों में भावुक लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनकी IQ लेवल कम होती है। वहीं मुद्दा केंद्रित राजनीति की बात करें तो इशू सेंटर्ड की बात करते हैं, ऐसी राजनीति जो पूरी तरह से मुद्दा पर केंद्रित हो, यानी कि प्रॉब्लम आधारित राजनीति हो, जो इसमें तार्किक लोग शामिल होते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। इससे क्या होता है कि देश का विकास होता है। मुद्दा केंद्रित अगर राजनीति की जाए तो जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली जैसे शहरों में देखिए अगर मुद्दा के नाम पर वोट दिया जाता है। बिहार में अगर तुलना करें तो बिहार में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दिया जा रहा है, वहीं पर दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और अन्य चीज़ों पर बात किया जा रहा है। तो वहाँ मुद्दा केंद्रित लोगों के विकास के बात की जाती है, उस आधार पर वोट मांगी जाती है। जबकि बिहार जैसे या यूपी जैसे राज्यों में व्यक्तित्व आधारित राजनीति बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, यानी कि जनता का ध्यान ये मुद्दों से हटा देते हैं। अगर व्यक्तित्व राजनीति हो, व्यक्तित्व आधारित राजनीति हो, जनता का ध्यान मुद्दों से हटा देते हैं, व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र में चुनावी घोषणा पत्र, काम और विचारधारा के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लोगों को राजनीतिक दलों का चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति जो होता है वो मुद्दों को भी किनारे कर देता है और व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है। और व्यक्ति अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे तो लोकतंत्र वहाँ समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर वो भाव आ जाता है, आई एम द स्टेट, लुई चौधावा वाला, और वो स्वाभिमान में चूर हो जाता है और बार बार
बार वो जीत कर आता है और जनता भी साबित करती है कि नहीं तुम ग्रेट हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, इस वजह से तुम बार बार जीत के आते हो। तो व्यक्ति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति भारत में नहीं होनी चाहिए, मुद्दा केंद्रित होना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा। ये रहा अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड, जिसे राजनीतिक अभिवृत्ति करते हैं। अगले अध्याय में हम लोग इसके विकास का आधार देखेंगे कि राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।